सबको नमस्कार। मैं हूं सनी सबरवाल। सबसे पहले तो आप सबके प्यार के लिए, आप सबके आशीर्वाद के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पहला पार्ट जो था वो पॉडकास्ट का अननोन फैक्ट्स अबाउट लेजेंडरी एक्टर जतिन कनाकिया सर। और मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये साफ बोला था कि इसका जो क्रेडिट है वो श्री द्रुपद जतिन कनाकिया सर को जाता है, उनके सुपुत्र, जिन्होंने अपनी कोऑपरेशन दी और उन्हीं की वजह से हम लोग पहला पार्ट रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा सके। आज अननोन फैक्ट्स अबाउट लेजेंडरी एक्टर जतिन कनाकिया सर पार्ट 2। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज का जो एपिसोड है हमारा, आज का ये जो पॉडकास्ट है हमारा, ये बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ द्रुपद सर तो होंगे ही, लेकिन उनके साथ उनकी मदर मिसेस चित्रा कनाकिया, जतिन सर की वाइफ, भी आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में होंगी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, मेरी खुशकिस्मती कि आज मैं उनसे बात कर पाऊंगा, जतिन सर की लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनके करियर के बारे में, जो भी सवाल, वो आज उन सारे सवालों का जवाब जो है वो रिस्पेक्टेड चित्रा मैम और द्रुपद सर मिलकर देंगे। चित्रा मैम नमस्कार। द्रुपद सर हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मैम चरण हाँ जी। स्पर्श। सबसे पहले तो मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहूंगा और आपको और द्रुपद सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी थैंक यू। और बहुत बहुत स्वागत है चित्रा मैम आपका और द्रुपद सर आपका हमारे Thank सारे you. व्यूअर्स के लिए। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि पार्ट 1 जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप पार्ट 1 को सुनना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 पे उस पर क्लिक करके आप उस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। ये है पार्ट 2। और अब चित्रा मैम, द्रुपद सर, हाँ अब जी, हम बोलिए। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, अगला सवाल है सर कि जो भी चित्रा मैम और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है जतिन सर के रिगार्डिंग, उनके जितने फैंस हैं और उन तक ये बातें अभी तक नहीं पहुंच सकी, तो इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग चल रहे हैं। आगे भी हम आने वाले पार्ट्स इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे करेंगे। तो सवाल ये है कि जतिन सर के स्ट्रगल के दिनों के बारे में आप लोग कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को।
जी मेरी मम्मी बताएगी। जी हाँ मैम। जी सर। जी मैम। 71-72 में उसने नामदेव लहुटे का ड्रामा कोर्स किया था। मैम थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरह समझ आ जाए, 71-72 में। हाँ जी हाँ जी। और तो उसने पूरा ड्रामा कोर्स किया था। नामदेव लहुटे एक मराठी आर्टिस्ट है, अच्छा और पूना में वो कोर्स किया था उसने। अच्छा। फिर उससे आने के बाद उसने गुजराती ड्रामा स्टार्ट किया। जगदीश शाह से हंसलानी जोड़ करके एक ड्रामा था, उसमें उसने रिप्लेसमेंट का काम किया था। फिर ड्रामा में वो बैकस्टेज का भी काम कर रहे थे। मतलब पूरी जानकारी के लिए वो सब चीजें उसने की थी कि बैकस्टेज ये सब काम किया था उसने। फिर वो बाद में पैशन था। 78 में INT में आए थे। मतलब उनका पैशन था, जतिन सर का पैशन था परफॉर्मिंग हाँ। आर्ट्स को लेके। वो मतलब बिल्कुल उन्होंने एक, जैसे कहूंगा हाँ कि वो बिल्कुल पूरा ग्राउंड लेवल। डेडिकेट थे कि हाँ, एक्टिंग में पूरा डेडिकेशन था उसका। हाँ बिल्कुल, एक उनका डेडिकेशन था। और उन्होंने अपने अपने रिसर्च को, अपने काम को और बेहतर बनाने पूरा के लिए हाँ पूरा हाँ जो जो एफर्ट्स जी, वो कर सकते थे, उन्होंने वो सारे एफर्ट्स किए। सारे एफर्ट्स किए बराबर। मतलब सब कुछ जानकारी में लिया उसने कि बैकस्टेज में क्या ध्यान देना पड़ता है, लाइटिंग से क्या देना पड़ता है। मतलब सब कुछ उसने पूरी जानकारी लिया था। तो मतलब पूरी रिसर्च करके वो सारी हाँ चीजों की पूरा नॉलेज मतलब उन्होंने पहले, हाँ सारी हाँ चीजों का ज्ञान उन्होंने हासिल किया। और हासिल किया राइट। और उसके बाद वो मतलब एक एक बहुत ही शिद्दत से, एक बहुत ही लगन से, सिर्फ ये नहीं कि लगन से पूरे वो आगे आए हैं अपनी बलबूते पर। उसकी जो एक बोले ना कि उसकी फुटप्रिंट्स के लिए भी, कॉमिक सेंस के लिए भी पूरे जाने जाते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो उनका मैम जो स्ट्रगल पीरियड रहा, या जिसे कहूंगा कि वो एक एक अभिनेता के तौर पे, एक थॉरो प्रोफेशनल के तौर पे अपने आप को बहुत ज्यादा वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहे थे, बहुत ज्यादा अपनी नॉलेज बढ़ा रहे थे। और जैसा कि आपने बताया कि वो सिर्फ अपने ही ये नहीं कि भी मुझे एक्टिंग का है, वो हर चीजों को बहुत बारीकी से समझते थे, बारीकी से हाँ ध्यान से कर रहे थे। बहुत ही बारीकी से समझते थे। और ताकि उनकी जो नॉलेज है वो, और उनका ये एक उनका पैशन था, ये डेडिकेशन था। तो ये उनका जो एक तरह से हम कहेंगे, जो थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड कहें या एक तरह से थोड़ा लर्निंग पीरियड कहें, तो ये कितने वर्ष तक चला मैम? ये कितना टाइम तक का था तो उनका? ड्रामा में उसने शायद 4-5 साल एक साल का वो किया इस हिसाब से। बाद में INT में 78 से एंट्री हुआ उसका। इंडियन नेशनल थिएटर करके गुजराती संस्था है, जी INT बोलते हैं उसे। जी। वहां से फिर उसका पूरा आगे बढ़ रहा था जो एकदम से। और फिर उसका बराबर नाम जाना गया। और फिर 1984 में जी मैम। एक माधुरी दीक्षित एक बम्बई मेरी है करके सीरियल भी बनाई थी। मजहर खान, कृष्णकांत, बहुत सारे जन थे, सुबह खोटे, विजू खोटे। सुबह कोटे मैम, विजू कोटे सर। पर वो पास नहीं हुई ये सीरियल। अच्छा। और तभी DD1 और DD2 ही था, दूरदर्शन इतनी सारी और चैनल दूरदर्शन। नहीं था। हाँ। तो मतलब तो वो ये जो है जिंदगी आगे आ गई और ये लोग की ये उसको पास नहीं, मतलब आगे आने को नहीं मिला। बाद में उसने जरा हट के और कभी इधर कभी उधर। मतलब मेरी मम्मी ये बोल रही है कि गुजराती स्टेज में एस्टेब्लिश होते होते ही टुक हिम 10 years। जी सर। जी। तो 70s में जैसे मेरी मदर ने बताया कि ही स्टार्टेड, पहले उन्होंने एक महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट के अंडर ट्रेनिंग ली।
उसके बाद उन्होंने जगदीश शाह करके वेरी सीनियर आर्टिस्ट, लेट जगदीश शाह, इज पास्ट अवे मेनी इयर्स अगो, तो उनके अंडर ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन प्लेस, गुजराती स्टेज, गुजराती प्लेस। तो उन्होंने प्रोडक्शन का काम भी किया, लाइटिंग का काम भी किया, स्टेज डिजाइन सब कुछ किया उन्होंने। और मतलब के पीछे ये था कि वो हर चीज की नॉलेज, उनका एक जी डेडिकेशन जी जी, दैट वाज प्योरली आउट ऑफ पैशन। उनको कुछ ही डिड नॉट मीन टू परस्यू दैट। मतलब प्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। आप थिएटर्स में देखेंगे तो प्रोडक्शन डिजाइन के मतलब प्रोफेशनल होते हैं कि जो यही काम करते हैं जी। उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। ही जस्ट वांटेड टू नो एवरीथिंग दैट इज टू नो अबाउट थिएटर। मतलब थिएटर कैसे होता है, प्ले कैसे बनता है, प्ले कैसे प्रोड्यूस होता है, प्ले कैसे डायरेक्ट होता है, प्ले में लाइटिंग कैसी यूज होती है, प्ले में साउंड कैसा यूज होता है। तो वो सब फैसेट्स जो थे उनको जानने थे। और तो सर ये कहना, हाँ, ये आज हमारे व्यूअर्स को अगर मैं उनके साथ ये बात शेयर करूं, आपके साथ करूं, कि वो पैशन और डेडिकेशन जो था उससे भी ज्यादा एक चीज थी, वो एक चीज थी जतिन सर के अंदर परफेक्शनिज्म की तरफ ज्यादा वो करना, कि मतलब जी वो जी जी, अपने हाँ वो था। बहुत ही जो भी उनको रोल मिला, जो भी जी उनको रोल मिले, वो ये चाहते थे, ये ऐसी उनकी एक एक उनकी इच्छा थी, एक उनका ये मतलब एक थॉट प्रोसेस ही होता था कि उसके जी ऊपर इतनी जबरदस्त ग्रिप हो उनकी कि जी जी उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करना, पूरी तरह से जस्टिफाई करना व्यूअर्स के जी लिए, मेकर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है, एक अपने जो हम लोग काम करते हैं, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि हाँ भाई मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, मैंने वो, तो उनके अंदर वो एक चीज थी, जो उनकी जो डेडिकेशन थी वो परफेक्शनिज्म की तरफ उनको ज्यादा वो करती थी कि भाई वो जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ वो और चीजों की नॉलेज रखते हुए। तो ये मतलब उनकी बहुत मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा लगन और निष्ठा से उन्होंने जब जितना भी काम किया अपने करियर में, उन्होंने बहुत लगन और निष्ठा से काम किया, जी, सिंसियरली किया बहुत जैसे बता सिंसियरली उन्होंने काम, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड। जी। और उन्होंने लेट 80s में और अर्ली 90s में उन्होंने प्लेस भी डायरेक्ट किए थे। अच्छा, वो प्लेस सर ये गुजराती प्लेस थे? गुजराती प्लेस थे, मतलब दे वुड बी एट टाइम्स जो इंग्लिश प्लेस से अडेप्ट किए जाते थे, कोई कोई मराठी प्लेस से भी अडेप्ट किए जाते थे। और मेरे फादर जो है वो ऑन हिज फॉरेन ट्रैवल्स ही वुड यू नो बाय इंग्लिश ड्रामा की बुक्स आती थी जी सर। यूके में, तो उनकी पूरी लाइब्रेरी थी ऑफ मोर देन 200 प्लेस, which had old classic English plays as well as modern ones। modern मतलब 1960s से लेके 1980s तक के या लेट 80s तक के। तो 200 बुक्स की तो लाइब्रेरी थी उनकी उस टाइम पे, आप बता रहे? जी जी, ये मैं लेट 80s अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। तो उनमें से भी कोई कोई प्लेस उन्होंने गुजराती स्टेज के लिए अडेप्ट किए थे। तो मतलब उनका पैशन इतना था परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके कि वो उन्होंने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपने, एक तो गॉड गिफ्टेड उनको जो एक उनका पैशन था और जो उनका पोटेंशियल था, वो काम कर करके सीख के वो और एनहेंस कर दे। लेकिन उनको कहीं भी एज एन एक्टर वो एक तरह से ये कहूँ कि वो ये नहीं था कि भी मैंने इतना सीख लिया है ये बहुत है, नहीं। ही मतलब कांस्टेंट लर्निंग उनकी चलती रहती थी कि भी मैं कहाँ से कौन सी चीज अडेप्ट करूँ, कैसे इस चीज को और एनहेंस करूँ। ये कहना जो है उनके लिए ये बिल्कुल सही होगा कि मतलब उनके अंदर एक हमेशा उसको और इम्प्रूव करने की और उसको अच्छी तरीके से करने की, अपनी नॉलेज बढ़ाने की। अब आप बता रहे हैं 200 बुक्स की सिर्फ लाइब्रेरी थी, तो जाहिर बात है वो कितना टाइम वो उसमें डिवोट करते थे तो स्टडी करने के लिए। और फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने अडेप्टेशन करके भी उन्होंने प्लेस वगैरह में, तो मतलब बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन होता था उनका अपने थिएटर ग्रुप में भी। जी। अब अगला सवाल ये है, बाय द लेट 80s अर्ली 90s 15 साल के बाद ही वॉज हाउस होल्ड नेम इन गुजराती थिएटर। मतलब मुंबई की गुजराती कम्युनिटी में ही वॉज वेरी वेल नोन।
अच्छा, मतलब तभी उनको तो टीवी पे खास आए भी नहीं थे, मतलब इक्का दुक्का एपिसोड कोई रैंडम सीरियल में आए होंगे, लेकिन ये सिर्फ स्टेज पे ही वो काफी पॉपुलर हो गए थे। तो मतलब थिएटर से उनको एक वो जो जी जी पहचान मिली, वो एक जी थिएटर से मिली। जी और सर हमारे व्यूअर्स को एक ये भी चीज जानने की एक अ, जरूरत है कि उनकी जो एक ये जो आपने बताया कि पर्टिकुलर रोल के लिए वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा वो अ, बहुत टाइम देना उस चीज के लिए, उसको करना, एक डेडिकेशन थी। तो कुछ ऐसे भी कुछ रोल्स होते थे जो उनको कभी लगते हों कि भी थोड़े चैलेंजिंग हैं, तो उसके लिए वो कुछ खास तैयारी करते थे, कुछ कोई पर्टिकुलर रोल के लिए। अभी मैं कोई क्रिएटिव इंडस्ट्री का अ, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम कई बारी हम मीडिया के माध्यम से हम सुनते हैं कि कई एक्टर्स जो हैं वो स्क्रिप्ट्स को लेके काफी काफी टाइम उसमें वो ये चाहते हैं कि भी उनकी और उस चीज को किरदार पे उनकी और पकड़ बन जाए, उस चीज को और बेहतर तरीके करने से वो काफी टाइम एक जैसे कहते हैं ना कि वो टाइम थोड़ा उनका लर्निंग का और वो थोड़ा टाइम उस चीज को और एनहांस करने के लिए। तो अगर कोई चैलेंजिंग रोल जतिन सर के सामने आता था उस टाइम पे, तो कुछ कुछ इसके अलावा कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ और उनकी अपनी तरफ से एफर्ट्स होते थे। नहीं, एज सच तो ऐसे कोई एफर्ट जैसे आप बोल रहे हो कि जो मॉडर्न एक्टर्स है वो कहते हैं कि वी विल गेट इनटू द कैरेक्टर, हम्म। कि कैरेक्टर जैसे ड्रेस करेंगे या उसकी बॉडी लैंग्वेज सीखेंगे। ऐसे मेरे फादर ने कुछ स्पेसिफिकली ऐसा किया नहीं था, बट ही वॉज अ डायरेक्टर्स एक्टर, मतलब जो स्क्रिप्ट होती थी जी। यू कुड परफॉर्म इट वेरी वेल, एंड ऑब्जर्वेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब वो तो हमेशा चलता रहता है, तो उसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। मतलब एक किसे कहें एक कंप्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर की वो अपने जी, आप उन्हें को, स्क्रिप्ट मिल जाए और अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो ही कुड प्ले एनीथिंग। तो वो मतलब वो फुल्ली अपने आप को किरदार की तरफ और वो उनकी तरफ से एक जो बेसिक कोऑपरेशन एक डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन होती है कि जी ये एक एक्टर से इतनी कोऑपरेशन मिलेगी, तो मतलब उनकी जो जी कोऑपरेशन थी वो बियॉन्ड दैट लेवल थी। वो अपने आप को उस किरदार को अपने आप को ढालने के लिए, उस किरदार पे अपनी पकड़ बनाने के लिए वो जी कोई भी एफर्ट वो छोड़ते नहीं थे। मतलब जितना उसको हो सके उतनी ज्यादा उसको डेडिकेटेड जी। तरीके से और करते थे। ये जो फैक्ट है, ये इसका एक प्राइम एग्जांपल यही है कि वो कॉमेडी रोल्स इतनी अच्छी तरीके से कर पाते थे, जबकि रियल लाइफ में वो ऐसे कोई कॉमिक पर्सनालिटी या फनी पर्सनालिटी उनकी थी नहीं। एक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये बात हुई थी, एक रूप की रानी चोरों का राजा नाम की फिल्म आई थी, आपने सुना होगा शायद। जी सर। बॉनी कपूर स्टारिंग अनिल कपूर एंड श्रीदेवी। जी सर, 90s में आई थी ये मूवी। तो एज फार एज आई नो, एज फार एज आई रिमेम्बर, टिकू तलसानिया टुक माई फादर टू मीट बॉनी कपूर। ओके। हाँ हाँ। तो कोई छोटा सा कॉमिक रोल था, उसके लिए मेरे पिताजी को ले गए कि भाई ये गुजराती स्टेज में करते हैं, कॉमिक रोल्स ही करते हैं ज्यादातर, तो आप इन्हें चांस दीजिए। तो बॉनी कपूर, ओके इट वाज सतीश कौशिक, सॉरी नॉट बॉनी कपूर, सतीश कौशिक डायरेक्टर थे, उन्हें मिलने ले गए थे। सतीश तो कौशिक। सतीश कौशिक ने मेरे फादर से बात की और बोला कि यार ये थोड़ी कॉमेडी करेगा, इसे कैसे कॉमेडी आएगी। वो तो हाँ, तो मतलब उन्हें रोल नहीं मिला था वो, कि बिकॉज जो उनका डिमीनर था, जो उनकी बात करने की स्टाइल थी, उसमें कुछ फनी नहीं था, एकदम सीरियस टाइप के थे। ये आपने पार्ट 1 में बताया था कि जो जिस किस्म के वो रोल्स प्ले करते थे हाँ, स्पेशली, तो वो हाँ, पर्सनली बहुत ज्यादा रिजर्व थे और जी लेकिन बहुत ज्यादा अप्रोचेबल थे। लेकिन वो अपने जी आप जी को एक जो कहते हैं ना हाँ सिंपलिसिटी जो थी उनकी, और जी। बहुत ज्यादा वो नहीं मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई आप फनी पर्सन हो या आप कॉमेडी करने वाले हो, तो सामने वाला का इंप्रेशन क्या बनेगा कि ही इज फनी बाय नेचर। अगर कोई एकदम सीरियस बंदा आ जाए आपके सामने, तो और आपको कोई बोले कि एकदम अच्छा कॉमिक रोल कर सकता है, तो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू बिलीव दैट। तो सतीश कौशिक सर ने
हाँ उसको तो उस बात को वहीं पे खत्म कर दिया, मतलब थोड़ा जी, सा वहीं पे खत्म हो गया, वो रोल मिला ही नहीं था मेरे फादर को। मतलब वो हाँ उनको मतलब देख के ऐसा लगा कि ये हाँ, उनको देख के, उनको जो फर्स्ट इम्प्रेशन होती है ना, हम्म, पहली बार देख के और बात करके लगा कि कॉमेडी करना इनके बस की बात नहीं है। हाँ ये और बड़ी मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब हैरानी की बात हम्म, है, और हमारे व्यूअर्स को भी बड़ी हैरानी होगी, और ये आज तक ये हम्म, बात कभी किसी को पता नहीं होगी। जी और जी ये सर, जो अब मैं बात करूंगा, उनका जो किरदार केशव कुलकर्णी, जी जिसने एक अलग ही इमेज बना दी उनकी, उनका जो टैलेंट था, उनके जो स्किल्स थे, जैसा कि आपने जी बताया, वो तो मतलब कोई कोई मैच नहीं कर सकता था। वन ऑफ द जी फाइनेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स। लेकिन इस किरदार ने, आई थिंक, उनको वो फेम दी, वो स्टारडम दिया, जी उनको कहते हैं ना, वो उस शिखर पे पहुंचा दिया। जी श्रीमान श्रीमती started as a serial, यस but I have to admit, and I am saying this on a very very personal note, it became an addiction. मैं खुद उनका यस बहुत बड़ा फैन हूँ, और आज भी, मैंने आपसे पहले भी बोला था, और मैं अपने व्यूअर्स को भी फिर से मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत से लोग मैंने बात करे हैं और देखा है, सुना है, यूट्यूब पे जाके उनके वीडियोस को देखना, और जिस तरह से उन्होंने कॉमेडी को एक एफर्टलेस कर दिया। अगर मैं ये बोलूं, मैं, ठीक है, हो सकता है मैं उस टाइम पे जब मैंने देखना शुरू किया तो आई वॉज टू यंग, तो उस वक्त ये चीजें हमें समझ नहीं आती थी। लेकिन जो उनका टैलेंट था, जतिन सर का जो टैलेंट, और जिस हिसाब से उन्होंने इस चीज को इतना एफर्टलेस कर दिया, और ये एक एक्टर के लिए आई थिंक एक एक अचीवमेंट ही है सर, कि अगर आप श्रीमान श्रीमती के कुछ एपिसोड्स आप देख रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो इतने रियलिस्टिक लगते थे कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज देख रहे हो जो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, एक कोई फिक्टिशियस है, कोई बनावटी, ना ना ना। वो आपको ऐसा लगता है कि वाकई दो पड़ोसियों की ये आप उनकी जिंदगी आप देख रहे हैं, कि उनके घर के जैसे उनके ऑफिस के जो जतिन सर का जो किरदार था, एक मिडिल क्लास फैमिली मैन, सुबह ऑफिस जाना है और शाम को अपनी फैमिली के साथ, तो और सामने जो पड़ोस में जो फ्लैट है, उसमें एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, प्रेमा शालिनी जी, जो किरदार प्ले किया था अर्चना मैम ने, और उनके हस्बैंड श्री राकेश बेदी साहब। तो ये इतना रियलिस्टिक लगने लगा कि ये मतलब नॉट ओनली जतिन सर बट द एंटायर टीम, लेकिन जतिन सर ने उस चीज को इतना एफर्टलेस कर दिया, जो उनके किरदार, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी, और जिस रिदम से वो परफॉर्म करते थे, एक मैं कहूंगा कि मतलब वो ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई हम ये कोई फिक्टिशियस चीज देख रहे हैं। तो सर, ये जो केशव कुलकर्णी का जो किरदार था, ये उसके लिए उनकी कोई खास कुछ, उन्होंने कोई खास रिसर्च करी कुछ अलग, या कुछ इसके बारे में कुछ ऐसी बात जो हमारे व्यूअर्स को आज तक नहीं पता, ये आप प्लीज शेयर करें। जी, श्रीमान श्रीमती जो सीरियल थी, जी इट वाज, ये गुजराती प्ले पे बेस्ड थी। गुजराती प्ले का नाम था पति नामे पतंगियू, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करे तो पति नामक पतंगा, मतलब बटरफ्लाई। ओह जी, तो उसमें जो रोल्स थे, मतलब केशव कुलकर्णी का जो रोल था उस प्ले में, वो मेरे फादर ही कर रहे थे। अच्छा, फिर रीमा लागू का जो रोल था, वो अपरा मेहता ने किया था। हाँ, और जो राकेश बेदी या दिलरूबा जी का जो रोल था, दैट वाज प्लेड बाय दिलीप जोशी। दिलीप जोशी सर, और जो अभी जिन्होंने अभी
कुछ टाइम से एक जेठालाल जी चंपकलाल जी जी, गढ़ा से एक यस अलग यस पहचान थे। यस जी। और और ये प्रेमा जो शालिनी जी का प्रेमा शालिनी का रोल था, आई थिंक इट वाज डिम्पल करके, डिम्पल मेहता, डिम्पल डिम्पल नाम की कोई गुजराती एक्ट्रेस थी, ओ उन्होंने रोल प्ले किया था। तो हुआ ये कि दिस प्ले बिकेम वेरी पॉपुलर, माय फादर्स रोल हैड बिकम वेरी पॉपुलर। और ये प्ले देखने ये मार्कंड अधिकारी जी जो थे, जो सब टीवी के एमडी थे या प्रोपराइटर थे, जी, वो चले गए उनकी फैमिली के साथ एक बार। अच्छा, जी, तो उन्हें प्ले एकदम पसंद आया एंड ही डिसाइडेड टू मेक अ सीरियल बेस्ड ऑन द प्ले। ओ जी, तो प्ले का प्रीमाइस तो कॉमन था, मतलब द नेचर ऑफ द कैरेक्टर्स वो सब तो सेम ही था, लेकिन प्ले होता है 2 घंटे का और सीरियल तो हर रोज आती थी या हर हफ्ते आती थी। जी, तो ही फाउंड अ वेरी टैलेंटेड मराठी राइटर नेम्ड अशोक पाटोले जी। जी, आई थिंक ही टू हैज पास्ड अवे नाउ, and he found a very good director, Shri Rajan Wagdare ji, who still makes a lot of funny sitcoms and so on. तो ये टीम जो बनी, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो जो छोटा थिएटर का जो 2 घंटे का प्ले था वो बड़े स्क्रीन पे वो ले आए एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर। सर ये जो प्ले जो आप बता रहे हैं श्रीमान श्रीमती का, जब ये गुजराती जी थिएटर में जतिन सर और जितने भी रिस्पेक्टेड एक्टर्स एक्ट्रेसेस सब कर रहे थे, तो इस प्ले में और श्रीमान श्रीमती आई थिंक 94 में शुरू हुआ था, अगर मैं इफ आई एम 94 में जी। 94 में। तो ये प्ले और ये सीरियल की एडेप्टेशन में ये गैप कितना रहा होगा? 1 या 2 साल का, 1 या 2 3 साल? साल का। हाँ, मतलब ये 91 में ये प्ले शुरू हुआ था एंड द प्ले वाज सो पॉपुलर के प्ले ही 2-3 साल चला। ओ ये मतलब जी प्ले 2-3 साल चला? जी जी, 200 शो के ऊपर हुए, मतलब ये शोज वीकली होते हैं। अच्छा, तो मतलब कभी मतलब जनरली वीकली होता है, कभी कभी मिड वीक भी हो जाते हैं, हम्म, बट इट वाज आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर 200 शो के ऊपर कंप्लीट किए थे, विच वाज अ बिग डील। मतलब ये हर प्ले कर नहीं पाता था। सर्टनली। और इतनी जी ज्यादा जो आप कह रहे हो कि ऑडियंस को पसंद आने लगा, तो एडिक्शन तो वहीं से शुरू हो गई थी एक तरह से। जी, मतलब गुजराती कम्युनिटी में दैट प्ले वाज एट दैट टाइम इट वाज वेरी पॉपुलर। माय गॉड। और ये 2-3 साल का आप क्या बता रहे हैं गैप, तो फिर ये 94 में ये श्रीमान श्रीमती जो था जी ये टेलीविजन पे आया। और आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल इसके मतलब ब्रॉडकास्ट के मेरे ख्याल दिन ये शायद हफ्ते में 1 या 2 दिन या ऐसे कुछ था या? नहीं, एक ही दिन आता था हफ्ते में, DD2 पे एक दिन आता था। अच्छा, तो ये मेकर्स शुरू से ही ये श्री मार्कंड अधिकारी जी और आई थिंक श्री गौतम जी, सब अधिकारी। टीवी, सब प्रोडक्शन वाज बाय सब टीवी अच्छा, और राजन वागदरे जी डायरेक्ट करते थे एंड द एपिसोड्स वर रिटन बाय अशोक पाटोले जी। और उनकी जो रिहर्सल्स वगैरह हैं वो मतलब वो उसके साथ को मैनेज करना और एक एक सीन के लिए या एक एक एपिसोड के लिए वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो सारा कारवां चला उस टाइम पे। जी जी तो सर जब जतिन सर इंडस्ट्री में आए तब वो मैरिड थे ऑलरेडी? जी अच्छा, वो मैरिड थे। तो अब जैसा आपने बताया कि 94 में ये उनका श्रीमान श्रीमती से जो एक जैसे कहते हैं एक एक पहचान अलग बन गई, एक उनका जो उनका एक ऑरा था वो एक अलग हो गया। श्रीमान जी श्रीमती एक सीरियल से एक एडिक्शन बन गया लोगों के लिए। तो प्रोफेशनली पर्सनली जतिन सर की इक्वेशन कैसी रही अपने को स्टार्स के साथ? सिर्फ श्रीमान श्रीमती ही नहीं, जो भी उनके जो थिएटर के उनके साथ के कलाकार थे या जो भी सीरियल्स में वो काम करते थे या फिल्म्स में करते, तो उनकी इक्वेशन कैसी रही अपने को उनकी स्टार्स? इक्वेशन काफी अच्छी थी।
एंड जनरली किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई ऐसे मुझे पता नहीं है। एक आध स्पेसिफिक एग्जांपल मुझे पता है जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हुआ था, बट दैट वाज बिफोर श्रीमान श्रीमती, नॉट ड्यूरिंग इट और आफ्टर इट। तो मतलब लेकिन श्रीमान श्रीमती ज्यादातर तो जी मतलब बोलिए। बहुत बहुत ही उनका एकदम बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, एक बहुत ही जस्ट लाइक अ ट्रू जेंटलमैन, अ थॉरो प्रोफेशनल, वो अपने काम को लेकर उसको एनहांस करने के लिए, एंड जैसा कि पार्ट 1 में आपने बताया दैट वो ज्यादा मिक्सअप नहीं होते थे, लेकिन बट ही वॉज अ वेरी वेरी अप्रोचेबल पर्सन। अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ है, आपको कोई उनकी कहीं पे भी गाइडेंस या हेल्प की जरूरत है, तो वो आपको जरूर गाइड करेंगे, जरूर हेल्प करेंगे। जी अच्छा सर, अब उन दिनों कुछ इतनी खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, और आई थिंक ये आजकल दौर भी नहीं है कि उस वक्त ये था कि सॉरी कि ये मोबाइल्स का और ये लैपटॉप्स का। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत ज्यादा, एक तरह से देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिल चुकी, लेकिन उस वक्त वो चीजें नहीं थी। तो उनको कुछ चैलेंजेस उस टाइम पे फेस करने पड़े अपने करियर में। देखिए, चैलेंजेस में तो ऐसा है कि उन्होंने टीवी पे आने की कॉन्शियस कोशिश तो एक डेकेड पहले से ही की थी। मतलब अर्ली 80s से ही ट्राइड टू कम ऑन टेलीविजन। जी। काफी सारी सीरियल्स में वो आए भी थे छोटे मोटे रोल्स में, लेकिन होता था क्या कि काफी कुछ एडिट हो जाता था कभी। ओ, जैसे एक पहला नशा करके फिल्म आई थी स्टारिंग दीपक तिजोरी। जी। तो उसमें भी उनका एक छोटा सा रोल था, लेकिन वो भी एडिट आउट हो गया था। ये मुंबई मेरी जान जो मेरी मदर ने बताया, दैट स्टार्ड मजर खान, माधुरी दीक्षित एंड लॉट ऑफ अदर एक्टर्स, शुभा खोटे एंड बीजू खोटे। उनमें वो सीरियल में भी उनका छोटा सा रोल था, तो सीरियल ही कैंसिल हो गई थी। सीरियल कैंसिल हो गई थी। तो ऐसे काफी सारे आ, आ, या हिट या मिस टाइप के मतलब ये हुए थे। और श्रीमान श्रीमती के टाइम ही टुक टीवी वेरी सीरियसली। तभी उन्होंने एक जरा हटके नाम की एक यूटीवी की एक, आई थिंक इट वाज देयर वन ऑफ द अर्ली प्रोडक्शंस ऑफ यूटीवी। और तभी जी की एक सिस्टर चैनल थी, ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, एल टीवी नाम की एक सिस्टर चैनल थी जी की। तो उसमें ये आई थी जरा हटके करके। उसमें दिलीप जोशी थे, मेरे फादर थे, लकी अली भी थे। अच्छा। जी। कभी इधर किया तो लेकिन वो सीरियल भी आफ्टर अ कपल ऑफ एपिसोड्स और आफ्टर 6-7 एपिसोड्स इट वाज कैंसल्ड। तो फॉर सम रीजन इन स्पाइट ऑफ हैविंग द टैलेंट, वो उनका क्लिक नहीं हो रहा था। और जो क्लिक हुआ वो श्रीमान श्रीमती से। तो मतलब वो जो एक प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन वो ज्यादा उस पे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल सकी, वो उतना नहीं नहीं, वो। उसमें माय फादर्स बेसिक इंटरेस्ट वाज थिएटर एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल इन थिएटर। जी। तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली परस्यू नहीं किया टेलीविजन को 80s में। अच्छा। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आती थी तो वो ट्राई करते थे, और फेल हो गया तो नो प्रॉब्लम एंड ही मूव्ड ऑन। लेकिन उन्होंने टीवी सीरियसली अर्ली 90s से विद श्रीमान श्रीमती हिज टीवी करियर बेसिकली स्टार्टेड। वैसे तो वो ये जो है जिंदगी नाम की एक सिटकॉम आती थी 80s में, जी, वो शफी शफी नामदार एंड नामदार सो ऑन। साहब हैं, जी रफीक जी जी। मिली तो साहब एंड उसमें भी उन्होंने एक दो एपिसोड किए थे। अच्छा। बट इट वाज ऑलवेज अ बिट रोल। मतलब उन्हें कोई साइजेबल उनके टैलेंट के हिसाब, उनके टैलेंट के डिजर्विंग जो रोल मिलना चाहिए, ऐसा कोई रोल कभी मिला नहीं था। बट श्रीमान श्रीमती तो ये कहेंगे कि एक भगवान की तरफ से गिफ्ट मिला उन्हें, जी और जी जी एज अ व्यूअर हम सबको, कि जो जी। उनका जो टैलेंट था वो हम्म, निखर के बाहर आया, और हाँ उन्होंने जी उसको, उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने उस चीज को यूटिलाइज किया कि वो एक एक किरदार जो है वो एक छाप छोड़ गया। वो किरदार जो है, आज अगर मैं एज अ पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, आई कांट
even imagine anyone apart from Jatin sir who could have pull off that role of Keshav Kulkarni. उन्होंने उसको इतना रियलिस्टिक कर दिया अपने अ, अपने टैलेंट से, अपने अपने मैनरिज्म से, और उनके जो वन लाइनर्स थे, और जो उनकी लुक थी टिपिकल एक ऑफिस, हमेशा फॉर्मल्स में, या घर पे हैं तो कुर्ता पजामे में, तो बिल्कुल एक सिंपलिसिटी, और जो उन्होंने उस हिसाब से वो उस अ, उस कैरेक्टर को जो जान डाल दी उन्होंने उस कैरेक्टर में, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। आज मेरे ख्याल मैं हमारे व्यूअर्स भी इस बात से काफी हद तक सहमत होंगे कि श्रीमान श्रीमती सर 94 में शुरू हुआ। सो अब अगर आज वी आर 2023 है, तो मतलब 29 साल हो गए तकरीबन तकरीबन। लेकिन आज भी उस सीरियल ने वो अपनी जो एक चार्म है, जो उसकी एक ग्रेस है, जो उन किरदारों की एक जो टीम वर्क था, जिस हिसाब से उन्होंने सबने अपने किरदारों को निभाया, उसको जस्टिफाई किया, वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है इंडियन टेलीविजन। जी जी, मतलब कॉमेडीज में इट वाज आइकॉनिक। और वो सीरियल जैसे आपने बताया कि 30 साल पुरानी हो गई है, लेकिन इट इज स्टिल वॉच्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई थिंक एवरी डे, थैंक्स टू यूट्यूब। और उसके 2-3 रीमेक भी बन गए हैं, लेकिन कोई भी ओरिजिनल से कंपेयर नहीं कर पाया आई थिंक। नहीं सर, वो मैंने तो कोई भी देखे नहीं है, लेकिन इतना कुछ पॉपुलर कोई हुआ नहीं है। नहीं, वो जो चार्म थी, जो एक ग्रेस है, जो ओरिजिनलिटी उस चीज के अंदर है। The जी idea is not to disrespect anyone's sincere effort। जो भी कलाकार जो प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी वो क्लासिक बन जाती हैं कि आप वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप उनके साथ आप compete नहीं कर सकते। श्रीमान श्रीमती एक एक जो क्लासिक चीज बन चुकी है, वो मुझे नहीं लगता कि आप उसके साथ, हाँ, आप उनकी लीगेसी को सलाम करते हुए, आप उनसे प्रेरणा लेके, आप अपने बेस्ट एफर्ट्स करके आप आगे कुछ एक अपने लिए कुछ आप एक चीज आप एक डेवलप कर रहे हो, वो कर रहे हैं। अभी आई थिंक एन टीवी पे शो चल रहा है, भाभी जी घर पर हैं। आई थिंक सर ये अच्छा। शो को भी तकरीबन 9 साल हो गए हैं। 2014 या 15 में शुरू हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं डेट याद नहीं है। तो उन्होंने कुछ एक अलग चीजें, कुछ उनकी क्रिएटिव टीम ने भी करी हैं। और उसमें आसिफ शेख साहब हैं, रोहिताश गौर साहब हैं, शुभांगी आत्रे मैम हैं, और तो मतलब वो जो चीज है वो हमारे, लेकिन आज भी अगर आपको प्योर क्लासिक एक आपको कॉमेडी चाहिए, तो ख्याल वही आता है कि बस यूट्यूब पे जाना है, श्रीमान श्रीमती टाइप करना है, और पुराने एपिसोड्स देखने हैं। जी सर अगला सो सवाल। थैंक्स टू यूट्यूब, ये जनरेशन के लोग जिन्होंने मतलब हु आर नॉट बोर्न और हु आर वेरी यंग व्हेन श्रीमान श्रीमती वाज ब्रॉडकास्टेड, वो भी थैंक्स टू यूट्यूब आज देखते हैं। और ये मैंने भी मतलब पढ़ा है यूट्यूब पे के काफी सारे लोग अब भी इंजॉय करते हैं इस सीरियल को। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक्स टू यूट्यूब। और अब क्या कह सकते हैं, वो दौर जो था वो एक, लेकिन जिस हिसाब से आज भी लोग, जो उनके जो फैंस हैं, जिस हिसाब से उन्होंने उनकी फैन फॉलोइंग, आज भी लोग उनको, उनके काम को देखते हैं, सराहते हैं, एंड वी मिस हिम। तो
ये लेकिन जितना भी टाइम उनका था, उन्होंने बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स उनकी रही। सर पर्सनली जब वो कभी फ्री होते थे तो कभी वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा उनको अच्छा लगता था, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करते थे? नहीं, फैमिली के साथ तो मतलब हम हफ्ते में 2 बार हम बाहर जाते थे रेस्टोरेंट्स में। उन्हें पसंद आता था अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाना। फिर अच्छा वीक में 1 बार वो मुझे स्विमिंग ले जाते थे। उन्हें स्विमिंग करना बहुत पसंद आता था। अच्छा। तो मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में कोई भी बड़ी होटल में वी वुड गो फॉर अ स्विम वीकेंड पे। हाँ, तो जी, और उनके फ्रेंड्स के साथ भी, उनके जो बचपन के दोस्त थे उनके साथ वो वंस अ वीक जनरली मिलते थे। मतलब और कभी उन्हें टाइम मिल जाए तो मुंबई के पास जैसे लोनावला खंड जो हिल स्टेशन है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है मुंबई के पास, वहाँ पे क्विक वीकेंड के लिए भी कभी कभी जाया करते थे। जी। और उनके जो ज्यादातर जो दोस्त थे वो क्रिएटिव इंडस्ट्री के ही थे, या फिर वो मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज के थे, या? नहीं, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे 3-4 जिनसे उनका कांटेक्ट थ्रू आउट था मतलब। और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन ज़्यादा वो सोशलाइज नहीं करते थे क्योंकि उनका नेचर नहीं था वैसा। अच्छा। मतलब हाँ, ये हैड अ वेरी गुड वर्क रिलेशनशिप, लेकिन ऐसे कोई फंक्शन वगैरह या आउटिंग करना ऐसा कुछ था नहीं उनका। मतलब वो जितना भी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, वो उनका ये था कि भी एक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो मतलब हम्म। बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही बैलेंस तरीके से सारी चीजों को उनका। लेकिन क्रिएटिव इंडस्ट्री से कुछ खास, उनके कुछ खास दोस्त वगैरह, कुछ अगर अगर आज कुछ अगर किसी कुछ लोगों का नाम अगर? नहीं, क्रिएटिव इंडस्ट्री में जो उनके पुराने फ्रेंड्स है, दे वेर ऑल फ्रॉम द गुजराती स्टेट से ज़्यादा थे। अच्छा। जैसे मेरी मदर बता रही है, टीकू तलसानिया वाज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड आई थिंक। फिर सिद्धार्थ रांदेरिया जी थे। फिर गुजराती प्लेस के डायरेक्टर सुरेश राजड़ा जी थे। इवन परेश रावल वाज अ वेरी गुड एक्वेंटेंस ओ, ऑफ माय फादर। मतलब उन्होंने साथ में काफ़ी टाइम काम भी किया था ऑन स्टेज। उनकी वाइफ स्वरूप संपत के साथ भी काफ़ी काम किया था। तो अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें तो आई थिंक टीकू तलसानिया वुड बी हिज बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द एंटरटेनमेंट फील्ड। सबसे ज्यादा क्लोज वही थे वो। जी 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 जी। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि उनके बचपन के दोस्त थे वो डिफरेंट वो इंडस्ट्री। सब हाँ, उनके साथ स्कूल में जो उनके साथ बड़े हुए हैं वो लोग थे। तो वो मतलब भी कुछ ज्यादा नहीं थे, 3-4 लोग थे। मतलब एक्टर, इतने एस्टेब्लिश एक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने वो जो अपने पुराने दोस्त थे उनके साथ उनकी नहीं, एसोसिएशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वो हमेशा हमेशा वो टच में ही थे। जी हमेशा टच में थे, उनके साथ चलती थी। जी। हाँ। और सर ये श्रीमान श्रीमती के दौरान या श्रीमान श्रीमती के बाद भी वो गुजराती थिएटर के साथ जुड़े रहे उसी तरीके से, उसी पैशन? हमेशा हमेशा टिल दी एंड ही वाज। जब वो मतलब ये हॉस्पिटल में थे फाइनली, तब भी एक प्ले रेडी था जो वो उन्हें करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू डू इट। मतलब टिल दी एंड गुजराती स्टेज वाज हिज फर्स्ट लव। वो ये सब तो बाद में आया था। और श्रीमान श्रीमती के उस दौरान जब 94 में शुरू, उसके बाद भी मतलब वो ही वाज हाँ हाँ, एक्टिवली। ही ऑलवेज हैड अ प्ले रनिंग। मतलब कोई ना कोई प्ले तो उनका चालू ही रहता था। सर उनके कोई रोल मॉडल्स, कोई आइडल्स, कोई आदर्श? रोल मॉडल्स में संजीव कुमार वाज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल मॉडल एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न। ही वाज अ बिग फैन ऑफ संजीव कुमार। एंड जब वो मतलब when my father was young, he used to idolize राजेश खन्ना जी। एंड in his later days जब वो टीवी पे आते थे तब he had a wish that he wanted to work with अमिताभ बच्चन, लेकिन वो विश तो फुलफिल नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन वो उनकी एक मतलब वो एक इनके रोल मॉडल्स भी थे। और
ये भी इसके एक बात कह सकते हैं कि इन लोगों के साथ वो अपने करियर में और आगे ज्यादा प्रोजेक्ट्स करना चाहते थे, ज्यादा काम करना। जी जी जी। ठीक है सर, आज ये मेरी खुशकिस्मती कि चित्रा मैम और आप दोनों से मेरी बात हुई। हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी बातें पता चली जतिन सर के बारे में, और आज थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन जैसा कि हमने शुरू से बोला है कि हम एक कोशिश कर रहे हैं, कोई थोड़ा प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, एक कोशिश है, एक प्रयास है। तो आपसे और चित्रा मैम से भी सबसे पहले सॉरी, आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जब बातें शुरू हुई जतिन सर के बारे में, उनके करियर के बारे में, तो वो दिमाग से बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। और अच्छी बात ये कि व्यूअर्स को वो सारी चीजें पता चली उनके बारे में जो अब तक मीडिया में आ नहीं सकती। जी। मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा मैम का। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। आपका आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और ध्रुपद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी, दोनों के थैंक यू। कीमती समय के लिए आज। और व्यूअर्स को मैं फिर से एक बारी हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा। और अगर कहीं मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन आज ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती, कभी सोचा नहीं था कि मैं मैम से बात करूंगा, उनकी ब्लेसिंग्स लूंगा। और आज ध्रुपद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। पार्ट 3 में मैं फिर कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से ध्रुपद सर के साथ कोऑर्डिनेट करूं और सब सवालों का ये सिलसिला जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू।